नमस्कार। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की जो काफ़ी मशहूर किताब है द 48 लॉज ऑफ पावर, उसके हिंदी सारांश पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये सारांश है शक्ति, प्रभाव और हाँ, लोगों के बर्ताव को समझने के 48 नियमों के बारे में, जैसा लेखक ने उन्हें देखा और समझा है। हाँ, और हमारा इरादा है कि इन नियमों के पीछे जो मुख्य सोच है उसको समझें। ये कैसे मतलब इतिहास से, राजनीति से उदाहरण लेकर ये बताता है कि लोग पावर कैसे पाते हैं, कैसे उसे बनाए रखते हैं। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये शक्ति को ना एक तरह के सामाजिक खेल की तरह देखता है। इसमें सही गलत मतलब नैतिकता पर जोर नहीं है। हाँ, यथार्थवाद पर ज्यादा है। बिल्कुल यथार्थवाद पर, कि दुनिया असल में चलती कैसे है, खासकर जब पावर की बात आती है। तो हम बस इन विचारों को समझ रहे हैं, ये कोई सलाह या सिफारिश नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक अवलोकन। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। पहला बड़ा थीम जो दिखता है वो है अपनी इमेज, अपनी छवि और उस पर कंट्रोल बनाए रखना। जैसे पहला ही नियम है अपने मालिक से कभी आगे मत निकलो। हाँ। और नियम 5 है अपनी रेप्यूटेशन की, अपनी प्रतिष्ठा की हर कीमत पर रक्षा करो। ये रेप्यूटेशन पे इतना जोर क्यों? देखिए, प्रतिष्ठा या रेप्यूटेशन जो है वो इस नजरिए से, मतलब इस सारांश के नजरिए से, पावर के खेल में आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। ये सिर्फ अच्छी इमेज नहीं है। अच्छा। ये वो बुनियाद है जिस पर लोग आपके बारे में राय बनाते हैं, आपके साथ कैसा बर्ताव करना है ये तय करते हैं। एक मजबूत रेप्यूटेशन आपके लिए दरवाजे खोल सकती है, आपको बिना कुछ कहे भी असर डालने की ताकत देती है। और अगर ये बिगड़ जाए तो आप बहुत कमजोर पड़ सकते हैं। और वो जो पहला नियम था मालिक से आगे ना निकलना, हाँ, ये सुनने में थोड़ा मतलब चापलूसी जैसा नहीं लगता? हाँ, लग सकता है, पर इसे शायद चापलूसी से ज्यादा ना सामाजिक समझ की तरह देखना चाहिए। जैसे हमने कहा, ये शक्ति को एक सामाजिक खेल की तरह देखता है। हाँ। और हर खेल में हर किसी की एक जगह होती है। अपने से ऊपर वालों को असुरक्षित महसूस कराना, भले ही अनजाने में हो, आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अच्छा। तो ये नियम कहता है कि अपनी जगह समझो और बेवजह के टकराव से बचो। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी काबिलियत छुपाओ, बल्कि उसे सही वक्त पर सही ढंग से दिखाओ। समझ गया। तो मतलब ये पूरा खेल शुरू ही होता है कि लोग आपको देखते कैसे हैं, आपकी धारणा कैसे बनती है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ लगता है नियम 6, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करो। और नियम 25, खुद को नए सिरे से गढ़ो। ये तो फिर रक्षा करने से भी आगे की बात हो गई। ये तो एक्टिवली अपनी पहचान बनाना हुआ। हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ एक बड़ा नाजुक सा बैलेंस है। नियम 5 कहता है रेप्यूटेशन बचाओ, नियम 6 कहता है ध्यान खींचो। हाँ। ध्यान खींचना आपको भीड़ से अलग करता है, आपको यादगार बनाता है ना, आपको पावर का एक केंद्र बना सकता है। लेकिन इसमें खतरा भी है। क्या खतरा? नेगेटिव ध्यान भी तो ध्यान ही होता है। हाँ। तो ये बहुत सोच समझ कर करने वाली बात है। अच्छा, और वो खुद को नए सिरे से गढ़ना, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि आपकी जो पब्लिक इमेज है उसे कोई पत्थर की लकीर मत मानो, उसे जरूरत के हिसाब से बदलते रहो। ये दिखाता है कि आप लचीले हैं और अपनी कहानी पर आपका कंट्रोल है। सारांश के हिसाब से जो लोग खुद को कामयाब तरीके से रीइन्वेंट कर पाते हैं वो अप्रत्याशित बने रहते हैं। अच्छा, अनप्रेडिक्टेबल। हाँ, और दूसरों की उम्मीदों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये अपनी इमेज को एक कला की तरह साधना है, ऐसा समझ लीजिए। इमेज के बाद अगला बड़ा मुद्दा आता है दूसरों के साथ व्यवहार और खासकर जानकारी, इंफॉर्मेशन का मैनेजमेंट। यहीं पर कुछ सबसे कह सकते हैं चौंकाने वाले नियम हैं। हाँ, है तो। नियम 2 कहता है दोस्तों पर कभी पूरी तरह भरोसा मत करो, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। और नियम 3, अपने इरादे हमेशा छिपा कर रखो। मतलब दोस्ती जैसी चीज पर भी शक, ये थोड़ा मायूस करने वाला नहीं है? बिल्कुल है। ये हमारी जो आम समझ है रिश्तों की, उससे काफी अलग है। हाँ। सारांश इसको पूरी तरह से पावर और स्ट्रैटेजी के चश्मे से देखता है। इसके पीछे लॉजिक ये दिया जाता है कि दोस्तों में जलन आसानी से आ सकती है या वो आपकी कमजोरियां जानते हैं। ज्यादा करीबी दोस्ती कई बार हदें धुंधली कर देती है। अच्छा। जबकि एक पुराना दुश्मन जिसे आपने जीत लिया हो या अपनी तरफ कर लिया हो, वो शायद ज्यादा वफादार साबित हो सकता है, क्योंकि उसे अपनी वफादारी साबित करनी होती है। ये बहुत ही ठंडी कैलकुलेटेड सोच है। हाँ, काफी कैलकुलेटेड है। और इरादे छिपाने वाली बात, क्या ये सीधी सीधी धोखे को बढ़ावा नहीं दे रहा? इरादे छिपाना या फिर नियम 17 है, अनिश्चितता और रहस्य का माहौल बनाओ।
इसे ये लोग एक डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों तरह की स्ट्रेटेजी मानते हैं। कैसे? अगर लोगों को पता ही नहीं है कि आप अगला कदम क्या उठाने वाले हैं, तो वो आपके सामने ज्यादा सावधान रहेंगे, कम कॉन्फिडेंट रहेंगे। इससे आपको पहल करने का मौका मिलता है। ये आजकल जो पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की बातें होती हैं, उसके बिल्कुल उलट है। हाँ, बिल्कुल अलग है। पर सारांश कहता है कि पावर के खेल में ट्रांसपेरेंसी अक्सर कमजोरी बन जाती है। इसी लाइन में नियम 14 है, दोस्त बनकर रहो लेकिन जासूस की तरह काम करो। और नियम 4, हमेशा जरूरत से कम बोलो। फिर से वही बात, जानकारी पर कंट्रोल। ऐसा लगता है कम बोलो, ज्यादा जानो, यही मूल मंत्र है। हाँ, जानकारी ही शक्ति है। ये सोच इन नियमों के बिल्कुल केंद्र में है। जरूरत से कम बोलना यानी नियम 4, इसके कई फायदे बताए गए हैं। जैसे? पहला, आप रहस्यमयी लगते हैं, लोग आपकी बातों को ज्यादा वजन देते हैं। दूसरा, आप गलती से कुछ ऐसा कहने से बच जाते हैं जो बाद में आपके खिलाफ इस्तेमाल हो। सही बात है। और तीसरा, जब आप कम बोलते हैं तो आप दूसरों को ज्यादा सुनते हैं, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। और वो जासूसी वाला नियम, नियम 14, वो भी इसी सोच का हिस्सा है कि जो भी सोशल मिलना जुलना है, बातचीत है, ये सब जानकारी जमा करने के मौके हैं। अच्छा। दूसरों के इरादे, उनकी कमजोरियां, उनके कनेक्शंस, ये सब समझना आपको स्ट्रैटेजिक फायदा देता है। और फिर इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करना है, वो नियम 33 में आता है, हर इंसान की कमजोर नस ढूंढो। अरे बाप रे। हाँ, ये दिखाता है कि जानकारी का इस्तेमाल दूसरों को प्रभावित करने या कंट्रोल करने के लिए कैसे किया जा सकता है, जैसा इस सारांश में बताया गया है। ये सब सुनने में काफी मैकेनिकल सा लगता है। खैर, अब बात करते हैं एक्शन और प्रभाव की। नियम 9 कहता है, बहस से नहीं, अपने कामों से जीतो। और नियम 28, हिम्मत के साथ काम करो। ये मुझे थोड़ा पॉजिटिव लगा। बातें नहीं, काम। हाँ, ये नियम एक्शन की ताकत पर जोर देते हैं। सारांश के हिसाब से बहसें अक्सर बेकार होती हैं, उनसे किसी का मन शायद ही बदलता है। सही है। लोग शब्दों से ज्यादा ठोस नतीजों से प्रभावित होते हैं। एक कामयाब काम अपने आप में सबसे बड़ा तर्क बन जाता है। ये पावर का सीधा प्रदर्शन है, जबकि सिर्फ बहस करते रहना, खासकर बिना नतीजे के, वो कमजोरी या कंफ्यूजन का संकेत दे सकता है। और हिम्मत के साथ काम करना, नियम 18। हाँ, वो कहता है कि हिचकिचाहट और डर फैलता है, लेकिन हिम्मत भी उतनी ही तेजी से फैलती है। अच्छा। जब आप कॉन्फिडेंस और हिम्मत से कोई कदम उठाते हैं, तो लोग आपकी तरफ खिंचते हैं, आपको फॉलो करने को तैयार होते हैं। और यहीं पर नियम 29 भी जुड़ जाता है, हमेशा अंत तक की योजना बनाओ। वो कैसे? मतलब सिर्फ हिम्मत दिखाना काफी नहीं है, आपका एक्शन सोचा समझा होना चाहिए, जिसके क्या नतीजे हो सकते हैं इसका आपने पहले से अंदाजा लगाया हो। ये जोश में होश खोना नहीं, बल्कि कैलकुलेटेड हिम्मत है। दिलचस्प है। अब कुछ और नियम जो दूसरों पर निर्भरता बनाने और उनके स्वार्थ का फायदा उठाने की बात करते हैं। नियम 11, लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाए रखो। और नियम 13, मदद मांगते समय लोगों की दया पर नहीं, उनके स्वार्थ पर चोट करो। यहां फिर से इमोशंस के बजाय प्रैक्टिकल सेल्फ इंटरेस्ट पर जोर है। बिल्कुल। नियम 11 का तर्क ये है कि अगर लोग किसी जरूरी चीज के लिए आप पर निर्भर है, वो जानकारी हो, सुरक्षा हो, कोई रिसोर्स हो, तो आपके पास उन पर एक नेचुरल पावर आ जाती है। ये निर्भरता आपको कंट्रोल देती है। ये एक तरह का अनदेखा बंधन बनाने जैसा है। और मदद मांगने का तरीका दया की अपील क्यों नहीं करनी चाहिए? सारांश यहाँ भी एक बहुत प्रैक्टिकल, शायद कुछ हद तक निराशावादी नजरिया अपनाता है। हाँ, लगता तो है। इसके हिसाब से लोग ज्यादातर अपने फायदे से ही चलते हैं। किसी की दया या उदारता पर निर्भर रहना भरोसेमंद नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप ये दिखा सकें कि आपकी मदद करने में उनका अपना कोई फायदा है, तो उनकी मदद करने के चांस कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा। इसे मानवीय साइकोलॉजी की एक प्रैक्टिकल समझ की तरह पेश किया गया है। और इसी तरह का नियम 7 भी है, दूसरों से काम करवाओ लेकिन क्रेडिट खुद लो। ये शायद सबसे ज्यादा विवाद वाले नियमों में से एक है। हाँ, ये तो बिल्कुल है, दूसरों की मेहनत का फायदा उठाना। बिल्कुल, ये सीधे सीधे यही कहता है। ये नियम वाकई नैतिक सवाल खड़े करते हैं। अच्छा, अंत में बात आती है लचीलेपन और लंबी अवधि की स्ट्रैटेजी की। नियम 48 है, कभी कोई एक रूप धारण मत करो, निर्गुण बनो। और नियम 35, समय की कला में महारत हासिल करो।
ये लचीलेपन का इतना महत्व क्यों? इसका मतलब क्या कोई सिद्धांत ही ना हो? निर्गुण या फॉर्मलेस होने का मतलब शायद सिद्धांतों का ना होना नहीं है, बल्कि किसी एक पहचान या एक रणनीति या एक ही तरीके से चिपक कर ना रह जाना है। दुनिया बदलती है, हालात बदलते हैं, आपके विरोधी बदलते हैं। जो लोग सख्त होते हैं, एक ही ढर्रे पर चलते हैं, वो अक्सर टूट जाते हैं या बेकार हो जाते हैं। निर्गुण होने का मतलब है पानी की तरह होना। पानी की तरह? हाँ, जो किसी भी बर्तन का आकार ले लेता है, जिसे आप रोक नहीं सकते, जो हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेता है। ये अप्रत्याशित होने और हालात के हिसाब से ढल जाने की क्षमता है। समझ गया। और समय का महत्व? वो टाइमिंग इज एवरीथिंग वाली बात? हाँ, नियम 33 उसी पर जोर देता है। कब एक्शन लेना है, कब पीछे हटना है, कब इंतजार करना है, कब तेजी दिखानी है, ये सब पावर के खेल में बहुत अहम हो सकता है। गलत टाइम पर उठाया गया सही कदम भी फेल हो सकता है। सही बात है। सही समय का इंतजार करना और उसे पहचानना, इसके लिए धैर्य और समझ चाहिए। और इसी से जुड़ा है नियम 45। बदलाव की जरूरत का प्रचार करो, पर असल में सुधार धीरे धीरे करो। अच्छा, ये क्या है? ये दिखाता है कि बड़े बदलावों को भी कैसे समय के साथ धीरे धीरे लागू किया जाए, ताकि कम से कम विरोध हो और लोगों को एडजस्ट करने का मौका मिले। ये लंबी अवधि की सोच को दिखाता है। तो इन सब नियमों को अगर एक साथ रखकर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सारांश शक्ति को मानवीय व्यवहार के काफी गहरे और कभी-कभी बड़े निर्मम अवलोकन पर आधारित एक रणनीतिक, लगभग ठंडे खेल की तरह पेश करता है। नैतिकता तो जैसे कहीं पीछे छूट गई। कुछ नियम तो वाकई परेशान करते हैं, जैसे वो दोस्तों पर भरोसा न करने वाला, या क्रेडिट खुद लेने वाला, या फिर नियम 15 है, अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दो। क्या ये दुनिया की एक बहुत ही नेगेटिव और शक भरी तस्वीर नहीं दिखाता? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, सारांश का जो मुख्य संदेश है या सीख है, जैसा लेखक कहता है, वो ये नहीं है कि ये नियम अच्छे हैं या आपको इन्हें अपनाना ही चाहिए। तो फिर क्या है? बल्कि ये है कि ये नियम असलियत को दिखाते हैं, कम से कम पावर के संघर्षों के इतिहास और इंसानी बर्ताव के एक खास नजरिए से। ये उन रणनीतियों का एक तरह से दस्तावेज है जिनका इस्तेमाल लोगों ने सदियों से किया है, पावर पाने और बनाए रखने के लिए, चाहे वो हमें पसंद आए या ना आए। तो फिर इन्हें समझने का फायदा क्या है अगर हमें इन्हें इस्तेमाल ही नहीं करना? इन्हें समझने के दो मुख्य फायदे हो सकते हैं मेरे ख्याल से। पहला, आप दूसरों की चालों को पहचान सकते हैं। अच्छा। अगर कोई आपके खिलाफ इनमें से कोई नियम इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे पहचानने की क्षमता ही आपको अपना बचाव करने का मौका देती है। हाँ, ये तो है। और दूसरा, ये आपको इंसानी बर्ताव की जो जटिलताएं हैं और पावर कैसे काम करती है, उसके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। असली पावर, जैसा कि सारांश में भी इशारा है, शायद नियमों को आंख बंद करके लागू करने में नहीं है। तो किसमें है? बल्कि ये जानने में है कि कब कौन सा नियम काम का है, कब उसे नजरअंदाज करना है और कब शायद बिल्कुल उल्टा करना है। समझदारी और कॉन्टेक्स्ट यहाँ बहुत जरूरी हो जाते हैं। इन्हें आप एक नक्शे की तरह देख सकते हैं जो आपको खतरनाक इलाका दिखा सकता है। अब आप उस इलाके से बचकर निकलें या उसमें घुसें, ये आपका फैसला है। ये एक बैलेंस नजरिया है। चलिए, श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। नियम 46 कहता है, कभी भी बहुत ज्यादा परफेक्ट मत दिखो। हम सब तो हमेशा अपना बेस्ट दिखने की कोशिश करते हैं ना। फिर ये परफेक्ट दिखने से बचने में क्या पावर हो सकती है? ये थोड़ा अजीब नहीं? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। क्यों? शायद बहुत ज्यादा परफेक्ट दिखने से दूसरों में जलन पैदा होती है, या आप थोड़े अमानवीय, पहुंच से बाहर लगने लगते हैं। हो सकता है। शायद थोड़ी बहुत कमियां दिखाना आपको ज्यादा इंसानी बनाता है, ज्यादा भरोसे के लायक बनाता है, और शायद कम खतरनाक भी। लोग आपके साथ ज्यादा सहज महसूस कर सकते हैं। दिलचस्प। और ये भी सोचने वाली बात है कि पावर की इन तथाकथित सच्चाइयों को समझना, भले आप इन्हें कभी इस्तेमाल न करें, आपके रोजमर्रा के सामाजिक या प्रोफेशनल जीवन को देखने का नजरिया कैसे बदल सकता है। क्या ये नियम आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने शायद पहले थे, या आज का समाज जहां पारदर्शिता और सहयोग की बातें होती हैं, वो इन नियमों को चुनौती देता है? इन सवालों पर सोचना वाकई दिलचस्प हो सकता है।